भारत के मनमोहन अब हमेशा के लिए मौन हो गए हैं, लेकिन उनके काम सदियों तक बोलते रहेंगे। विदेशी मीडिया में उनके साहसिक कामों पर खूब चर्चा हो रही है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1932 से 1924 शीर्षक नाम से एक लेख छापा है, जिसमें लिखा है कि 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले किए थे। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। ऑक्सफोर्ड ट्रेंड अर्थशास्त्री अपनी सौम्यता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसलिए भी चुना था कि वह राहुल गांधी के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बनते। तब राहुल गांधी राजनीति में नए थे और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल को बड़े सुधार के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसी कार्यकाल में उनकी राजनीति का अंत एक कमजोर नेता के रूप में हुआ। यहां तक कि अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनागत बदलाव की बदौलत चीजें नियंत्रित हो पाईं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि मनमोहन सिंह ने इसे मौके की तरह लिया और भारत के लाइसेंस राज को खत्म करना शुरू किया। इसके साथ ही भारत की नियंत्रित अर्थव्यवस्था का एक युग खत्म हुआ। इसे खत्म करने में तब मनमोहन सिंह को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का पूरा सहयोग मिला था। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2 और 3% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी, वो करीब 9% की दर से बढ़ने लगी। अखबार ने आगे लिखा कि मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल किसानों को कर्ज माफी, मनरेगा और आरटीआई के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी कार्यकाल में सिंह ने अमेरिका से संबंधों को नया आयाम दिया। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। अमेरिका से परमाणु करार के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। इस करार को अंजाम देकर मनमोहन सिंह शीत युद्ध के दौर से दोनों देशों के बीच चले आ रहे अविश्वास को खत्म किया था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत कहानी लोगों को आत्मविश्वास से भर देती है। 15 साल का सिख शरणार्थी लड़का जिसके परिवार को 1947 में भारत के विभाजन के बाद अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बाद में यही लड़का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाता है और टॉप का टेक्नोक्रेट बनता है। ब्लूमबर्ग ने आगे लिखा कि मनमोहन सिंह हमें यह आश्वस्त करने में कामयाब रहे कि समाजवादी व्यवस्था के बाद बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में हम अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। शिक्षा और कड़ी मेहनत के जरिए हमारी जिंदगी हमारे माता पिता की जिंदगी से बेहतर हो सकती है। कामयाबी केवल विशेषाधिकार हासिल लोगों तक सीमित नहीं रह सकती है। ब्लूमबर्ग ने आगे लिखा कि 1990 के दशक का आर्थिक सुधार भारत में सरकारें बदलने के बावजूद जारी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल बुरी तरह से घिरा हुआ था। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन पर अनिर्णय की स्थिति में होने और भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रुपया कमजोर हो रहा था। मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री हूं। इसके कुछ महीने बाद ही नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। ब्लूमबर्ग ने आगे लिखा कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और इसके तहत प्रचलन में रही भारत की 86% मुद्रा अवैध हो गई। मनमोहन सिंह ने तब इसे विनाशकारी कदम बताते हुए कहा था कि इससे संगठित लूट को बढ़ावा मिलेगा। मनमोहन सिंह की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। मनमोहन सिंह का निधन तब हुआ जब भारत में योग्य लोगों की कमी दिख रही है, विकास समावेशी नहीं है, ज्यादातर उद्योगपतियों को लग रहा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, मध्य वर्ग टैक्स से परेशान है और गरीब व्यवस्था से बाहर हो रहा है, भारत में धार्मिक बखेड़ा बढ़ रहा है और नीति निर्माता किसी भी तरह सत्ता हासिल करने में लगे हैं। ब्लूमबर्ग आगे लिखता है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभव है कि कुछ सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन मुख्य रूप से यह आंकड़ों का खेल है। भारत में विकास विषमताओं से भरा है। 1.4 अरब की आबादी में एक छोटा सा तबका धनकुबेर है। अब भी भारत में प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष है, जबकि दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति आय $35,000 है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मनमोहन सिंह सिख समुदाय से थे और पहली बार कोई सिख भारत का प्रधानमंत्री बना था। सोनिया गांधी ने 2018 में कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी। कुछ ही महीनों में मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया था कि जो शीर्ष पर बैठा शख्स है वह विभाजनकारी नहीं है।
किसी भी समूह या व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। एक अन्य अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि विद्वान वाली छवि और बड़े चश्मे वाले नीली पगड़ीधारी सिख 1990 के दशक में घर घर में मशहूर हो गए थे, जब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने विक्टर ह्यूगो के उस कोट को कहते हुए भारत के आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। लाल किले के प्राचीर से कई प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों के लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अपने पहले स्वतंत्रता भाषण में देशवासियों से कहा था कि उनके पास करने के लिए कोई वादा नहीं है, केवल निभाने के लिए वादे हैं। आज वो अपना वादा निभाकर अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।